Hello students, today I am going to explain you about chapter number 11 social responsibility of a business। तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की होती है, अलग अलग एक्टिविटी बिजनेस में की जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। और प्रॉफिट अर्न करना ही मेन इंटेंशन नहीं होता है, उसके अलावा भी जो सोसाइटी में बिजनेसमैन रहता है तो सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो ये जिम्मेदारियां अदा करनी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिजनेसमैन जो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो एम्प्लॉय को अलग अलग रिवॉर्ड देकर एनकरेज करें कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह से काम करे। सो दैट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रैवलिंग अलाउंस दे, मेडिकल अलाउंस दे, तो ये एम्प्लॉयज़ के प्रति जिम्मेदारी है। वैसे ही गवर्नमेंट के प्रति भी जिम्मेदारी होती है कि टाइम टू टाइम टैक्स पे करे। वैसे ही अगर बिजनेसमैन को ज़्यादा मुनाफा होता है तो वो गार्डन बनवाए, मेडिकल कैंप रखवाए। तो ये सब जो है वो बिज़नेस यूनिट करता है। बहुत सारे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देते हैं। तो ये सब जो है वो बिजनेसमैन करता है बिजनेस के अलावा, अदर देन दैट एक्टिविटीज़। तो ये सब जो करता है बिजनेसमैन वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है या फिर रीज़नेबल कॉस्ट में करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि कोई जनरल पब्लिक जो है वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो एक यूनिट ने ऐसा सोचा, बिजनेस यूनिट ने, कि हम अगर कोई मेडिकल कैंप रखे तो मेडिकल कैंप से फ्री ट्रीटमेंट होती है। तो मेडिकल कैंप में फ्री ट्रीटमेंट थ्रू पुअर पेशेंट्स हैव टू बी गेट ट्रीटमेंट। तो ये इंटेंशन होता है बिजनेसमैन की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेशन के प्रति भी जिम्मेदारियां होती है, और दैट ऑल्सो हैव टू बी फॉर पेइंग टैक्स, टाइम टू टाइम टैक्स पे करना होता है। जो भी प्रोडक्ट है वो हार्म ना हो बिजनेस में, सोसाइटी को, तो ये सब ध्यान में रखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट अब देखते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेस का ही पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के अंदर फॉर द सोसाइटी एंड इट इज़ इन द सोसाइटी। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी का भी ख्याल रखा जाए। एंड यहाँ पर एक मैनेजमेंट गुरु है मिस्टर HR बोवन। In 1963 at USA, in his research prepare सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी बिजनेसमैन होता है वो जिम्मेदारी उठाए, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके प्रति वो जिम्मेदार रहे। एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ने डिफाइन किया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स सबसे ऊंचाई वाला डेवलपमेंट अचीव करना है तो डेवलपमेंट ऑफ ए कंपनी, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, द ethical commitment towards local committees and ethical responsibility of the company towards society means social responsibility, means नैतिकता से काम करना। ओके, तो ये वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ने डेफिनेशन दी है, उसके थ्रू बिजनेसमैन सबके प्रति नैतिकता रखे, उनमें जो भी भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी को हर्ट ना हो, किसी की फीलिंग को हर्ट ना हो, और उनके प्रति मददगार का इंटेंशन हो। वाइडर सेंस में
policies made in favor of all the social responsibility towards concerned stakeholders of the company is a completion of the program and project which force the company. ओके तो कोई भी कंपनी का प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद वो अपने स्टेक होल्डर्स, कंपनी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर होता है, गवर्नमेंट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, तो ये सब के प्रति जिम्मेदारियां अदा करें. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं पर लिखी नहीं है पर ह्यूमन वे में बताई जाती है. एज पर द आर्टिकल 135 of the Companies Act 2013 and from 1st April 2014 the companies having yearly turnover more than 1000 crore or having a net value of 1500 crore or having more than 5 crore as a profit. ओके तो ये कंपनी एक्ट आर्टिकल में बताया गया है कि एक कंपनी जो होती है उसको अगर ज़्यादा टर्नओवर होता है या फिर एटलीस्ट टर्नओवर से कुछ ज़्यादा टर्नओवर होता है तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट लेना ही है. एंड कंपनी वुड बी स्पेंड, तो ये जो मुनाफा है उसमें से 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. ओके तो 3 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा स्पेंड करना चाहिए. मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले कंपनी को स्पेंड करना चाहिए. ओके सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड हियर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एम्फसाइज ऑन द कंपनी टू बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल थ्रू एक्ट. तो ये एक्ट जो है कंपनीज एक्ट 2013 और अमल में आया है 2014 को. अब डेफिनेशन देखते हैं. एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिट सर्विसेज एंड contribution provided by the various segment of the society and organization, the duties occur to obligate them as a responsibility towards the society called the social responsibility. Means अगर बिजनेस शुरू करना है तो हम बैंक से पैसे लाए हैं, शेयर होल्डर्स के पास से पैसे लाए, डिबेंचर से पैसे लाए, तो ये अलग अलग तरीके से पैसे आए हैं. तो इनको हम प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे. फिर पूरे साल के दौरान हमने प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद इनको रिटर्न तो देना होगा. जैसे कि बैंक को क्या देंगे, इंटरेस्ट. शेयर होल्डर को क्या देंगे, डिविडेंड. डिबेंचर होल्डर को क्या देंगे, इंटरेस्ट. तो ये सबके प्रति जिम्मेदारियां अदा करें. सो दैट इज नाउ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय चॉइस. तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं. वी हैव टू गो थ्रू बॉटम टू टॉप. तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है, फिर आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल एंड लास्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय चॉइस. सो यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स दिए गए, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल. ये आपको एज अ कॉमर्स स्टूडेंट लाइफ टाइम याद रखना है. कौन से इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, 11th स्टैंडर्ड में से 12th स्टैंडर्ड में अगर जाओगे तो आपको ये आएगा कौन से इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, कौन से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है. सो कीप इन माइंड, इंटरनल स्टेक होल्डर कंपनी के अंदर होते हैं ओनर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, दैट आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स जो कंपनी के बाहर होते हैं, सप्लायर,
कच्चा माल रॉ मटेरियल भेजते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी के बाहर होते हैं, और सोसाइटी जिसके लिए सामान हमने बनाया है. So that are the outside stakeholders, that are external stakeholders. Now social responsibility of business towards the owner. ओनर के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है कि उनको जो ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, तो इक्विटी शेयर के होल्डर को टाइम टू टाइम डिविडेंड देना चाहिए, जिससे कि उनका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता जाए. ओके, और उनके जो शेयर के प्राइसेस है वो स्टेबल रहे या फिर इंक्रीज़ हो. तो ये जिम्मेदारियां हैं कि टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता जाए. तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, शेयर होल्डर को हिस्सा मिलता है एनुअल जनरल मीटिंग में आने का, और उनको कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है उसमें वो अपना मंतव्य वोट करे. सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो शेयर होल्डर है वो हिस्सा लेते हैं. दैट आर ओनर. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनली द ओनर ऑफ द बिजनेस. तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को अपना प्रतिभाव देने का, अपना मंतव्य देने का, पार्टिसिपेशन करने का डिसीजन मेकिंग में पार्ट मिलता है. देन कैपिटल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ. अब शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो इनको सिक्योरिटी तो मिलनी ही चाहिए कि हम जब बिजनेस बंद होगा या फिर बिजनेस में हमारे पैसे जो है वो सेफ है. ओके, सो दैट इज इंटरेस्टेड, शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड. तो शेयर होल्डर की कैपिटल जो है उसकी वैल्यू स्टेबल रहे और इंक्रीज होती रहे, ये खास याद रखना है. सपोज 100 रुपये का शेयर खरीदा था तो उसके 100 रुपये की जगह पे अगर वो बेचे तो उसके 500 भी हो या फिर 1000 भी हो, दिन ब दिन वो प्राइस बढ़ती ही जाए. तो दैट हैव टू बी इनवाइटेबल. देन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द ओनर. ओनर जो होता है उनका इंटरेस्ट कब बना रहेगा, जब उनकी कैपिटल सिक्योर होगी और उनकी कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी, मीन्स शेयर के भाव बढ़ते जाएंगे. तो लॉन्ग टाइम तक वो पैसे बिजनेस में ही रहेंगे. सो दैट इज़ प्रोटेक्ट होता है उनके कैपिटल का, शेयर होल्डर्स की पैसे का प्रोटेक्शन होता है. देन प्रायोरिटी फॉर डेवलपमेंट. जब बिजनेसमैन शुरू करता है बिजनेस तब सारे शेयर होल्डर्स के पास से पैसे मंगवाता है, और जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ज़्यादा शेयर्स इशू करके और कैपिटल मंगवा सकता है. ओके, तो मोर कैपिटल ऑल्सो कैन बी गैदर. एक्चुअल जो ओनर होते हैं उनके पास से पहले मंगवाते हैं. अब अगर एक्चुअल ओनर इंटरेस्टेड नहीं है तो ही वो बाहर दूसरे ओनर से, दूसरे शेयर होल्डर से पैसे मंगवा सकते हैं. तो प्रायोरिटी दी जाती है वो एक्चुअल ओनर को. ऑफ़र किए जाते हैं एडिशनल. सपोज एक बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग, अब दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग डेवलप करना है तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और ज़्यादा कैपिटल के लिए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और जब शेयर्स इशू करेंगे तो वो एक्चुअल ओनर को पहले देंगे, फिर अगर नहीं है तो ऑफ़र टू अदर इन द सोसाइटी. तो ये ओनर के प्रति है जिम्मेदारियाँ. अब आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स. ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर है. इन्वेस्टर मीन्स हमारे बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं वो. तो जैसे कि बैंक में से लोन लिया है तो बैंक के ओनर, प्रेफरेंस शेयर के होल्डर, तो ये सब इन्वेस्टर्स हैं. टाइनी पेमेंट ऑफ रिटर्न. जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है तब
रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ती है। तो कस्टमर्स इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो रेगुलर तौर पे मिलता रहे। ओके, तो इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू गेट द रिटर्न इन रेगुलर टर्म। तो रेगुलर टर्म में छोटा अमाउंट होता है। ओके, देन प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जब जब ज़रूरत होती है तब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको डिस्क्लोज करने होते हैं कि आपके पैसे हमने कहाँ यूज़ किए। एज अ कंपनी ओनर बिजनेसमैन को सब डिस्क्लोज करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो जिससे उनके पैसे सेफ है, ऐसा ट्रस्ट हो, इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट हो कि हमारे पैसे सेफ है। देन ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर वैल्यू में ग्रोथ मीन्स एडिशन ही होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस अगर कोई लेता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता ही जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। सो दैट डिसीजंस हैव टू बी मेड, वैल्यू हैव टू बी इंक्रीजिंग। सिक्योरिटी ऑफ द मनी, बैंक में से पैसे अगर बोरो किए हैं तो वो वापस देने ही देने हैं, सो दैट इज़ अ सेफ। वैसे ही डिबेंचर्स के पैसे भी सेफ होते हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स हैविंग द सिक्योरिटी ऑफ देयर फंड्स। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन की कि उनका जो ट्रस्ट है वो बरकरार रखे। इन फ्यूचर ऑल्सो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर हो तो वो उन्हीं इन्वेस्टर्स के पास से मंगवा सके। तो इसीलिए ऑन टाइम दे हैव टू पे ऑल द रिटर्न्स, सारे रिटर्न्स टाइम टू टाइम पे करेंगे तो उनका विश्वास बना रहेगा और वो हमें फिर से अगर फंड की ज़रूरत है तो दे सकते हैं। देन सजेशंस आर वेलकम्ड, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स कुछ सजेस्ट करता है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ट्रेंड क्या है, तो वो सजेशंस एक्सेप्ट किए जाते हैं। इम्प्लीमेंट करना ना करना मैनेजमेंट की बात है। ओके, सो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। नाउ थर्ड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़। बिजनेस में एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो हेल्पफुल होते हैं हमारे बिजनेस का गोल अचीव करने में, तो उनका भी इनकम दिन ब दिन बढ़े वो ऐसा करके ही घर से निकलते हैं काम करने के लिए। तो जो रेम्यूनरेशन है वो प्रॉपर हो, बिजनेसमैन जब उनको रिवॉर्ड देता है तो उनको अच्छा लगता है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से वो रखते हैं, दिन ब दिन उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं, तो दे हैव टू बी स्टेबल इन द बिजनेस और वो जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रीज़नेबल रिटर्न दिया जाए, जो काम करते हैं उसके बदले में जो भी मिलता है वो उनसे सेटिस्फाइड हो, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। मीन्स उनको ज़्यादा काम करवाएं और कम पेमेंट दे तो ये नहीं चलेगा। ओके, एक्सप्लॉयटेशन इज़ नॉट अलाउड। देन आफ्टर एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर एटमॉस्फेयर एंड फैसिलिटीज़ फॉर वर्किंग, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसमें एसी में काम करना रहता है, फिर वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी हो, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बस फैसिलिटी हो, साफ़ सफाई सैनिटेशन हो, तो ये सब जो है लेडीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किए गए हो, तो सेपरेट वॉशरूम्स हो, तो ये सारे जो है वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर में 8 घंटे या 10 घंटे अगर काम करवाना है एम्प्लॉयज़ से तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे वो एक जगह पे आराम से काम कर सके। तो दैट इज़ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इज़ प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन। तो ये भी एक जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, समाज में उसका जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे, इसीलिए उनकी जो सैलरी है टाइम टू टाइम रीज़नेबल रखी जाए।
एम्प्लॉयज़ को अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जैसे कि प्रोविडेंट फंड मीन्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना, उसके साथ सम अमाउंट ऑफ फंड हैव टू बी गिवन, सिक लीव बीमार होते हैं तो, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दैट इज़ ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो कंपनी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे, तो दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ग्रुप इंश्योरेंस या हेल्थ केयर इंश्योरेंस है तो अगर एम्प्लॉय बीमार हुआ है तो भी उससे वो रिकवर कर पाएगा, पैसे नहीं है या फिर कम पैसे है तो दैट कैन बी इंश्योर्ड, कैन गेट द अमाउंट। देन आफ्टर गिव रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉय यूनियन। यूनियन जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनियन होते हैं, उनके जो डिमांड होती है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय के होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जैसे कि जो रीज़नेबल डिमांड होती है उनको एक्सेप्ट किया जाए, पर अननेसेसरी डिमांड जब होती है तब दैट हैव टू बी नॉट इनवाइटेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, तो उनकी रीज़नेबल डिमांड यूनियन की एक्सेप्ट की जाती है। तो यूनियन जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी करते हैं। देन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ऑफ द हायर मैनेजमेंट। कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स यहाँ पर यूनियन अगर बना है एम्प्लॉयज़ यूनियन तो उनकी डिमांड अलग अलग होती है, तो उनकी डिमांडों में कभी कभी बाइफरकेट करना पड़ता है मैनेजमेंट को, कभी कभी एम्प्लॉय को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो हर एक का कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड होना चाहिए। एक्चुअली टॉप लेवल अथॉरिटी का कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड हो तो दैट इज़ बेटर। तो फैमिली मेम्बर्स जो है एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर दे हैव टू बी हैप्पी विद द कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, क्योंकि अगर वो सैलरी एम्प्लॉयज़ को अच्छे से देंगे, अगर बिजनेस में से हटाएंगे नहीं, कंटिन्यू रखेंगे और दिन ब दिन उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, सो दैट इज़ एग्रेसिव। पर अगर गर्मा गर्मी में लड़ाई झगड़े करते हैं तो दैट इज़ नॉट इन्वाइटेड इन द बिजनेस। तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होना चाहिए, सो दैट हैव टू बी। देन मोटिवेशन एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ की, एंथुसियाज्म बढ़े, उत्साह से काम करें, उसके लिए अलग अलग रिवॉर्ड दिए जाते हैं जिससे उनका मोरल बूस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का टास्क उनके अंदर आए, सो दैट वे। देन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दूसरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को देना, जितना टारगेट है वो बताना। मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अरेंजमेंट्स उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों का जो भी चिल्ड्रन अलाउंसेस दे और ऐसा प्लानिंग करे कि टाइम टू टाइम फैमिली ट्रिप पर ले जाए, फैमिली टूर एंड ट्रिप, तो ये सब जो है वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस ऑल आर अबाउट। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स देखेंगे। थैंक यू।